आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से पाठ्यक्रम विकास के चरण एवं पाठ्यक्रम के प्रकार पर चर्चा करूंगा। पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा तथा सिद्धांत पर पूर्व में हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर पाठ्यक्रम के परिभाषा, अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है जिसमें पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। आप उन पुस्तकों को प्राप्त कर पाठ्यक्रम के बारे में अन्य और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम के विकास के चरण। तो पाठ्यक्रम विकास के चरण हम देखें तो टेलर और टाबा द्वारा जो 1949 और 1962 में जो है 7 चरण बताया गया है। पाठ्यक्रम विकास के 7 चरण बताया गया है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है ये है ज़रूरतों का निदान या डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बच्चे के जो वीकनेस है, जो उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसके साथ साथ जो उसके नीड है, उसके नीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो यह जो स्पेशल नीड वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनौती है कि वह एक बच्चे के नीड को क्या करें, डायग्नोस करें और उसमें जो विकास के जो अंतराल है, विभिन्न प्रकार के जो विकास के जो पक्ष हैं, डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स को सही तरीके से जो है आइडेंटिफाई करें और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, कौन से विकास में अभी बालक पिछड़ापन है, उसको डायग्नोस करके जो है उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लें। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रथम चरण में एक बच्चे के जो नीड है उस नीड को हमें डायग्नोस करना होगा और उसके बाद जो है हमें पाठ्यक्रम का जो है निर्माण करना होगा। दूसरा अगर हम चरण देखें तो इसमें हमें क्या करना है कि उद्देश्य का निर्माण करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि पहले चरण में हमने एक बच्चे के नीड को जो है डायग्नोस कर लिया, हमने उसके नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हमें एक उद्देश्य को हमें क्या करना, चुनाव करना पड़ेगा और हमें उसे फार्मूलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो भी एक बच्चे की ज़रूरत है, जो उद्देश्य है, उसका हम क्या आकलन करके जो प्राप्त परिणाम है उसके आधार पर हम लक्ष्य के लिए जो है कार्यक्रम तैयार करते हैं और उसे हम लिखते हैं। उसके बाद तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में हम सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब हमने एक बच्चे के नीड को डायग्नोस कर लिया, फिर उसके बाद हमने जो है उस ऑब्जेक्टिव को हमने फार्मूलेट कर लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद हमें विषय सामग्री का भी सिलेक्शन करना होगा कि उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए या उसके नीड को फुलफिल करने के लिए किस प्रकार के विषय सामग्री होगा, इसका भी हमें चयन करना है। तो उद्देश्य के मूल्यांकन क्रम एवं सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। उद्देश्य को कक्षा की स्थिति में व्यवहारिक रूप से लागू होना चाहिए, साथ ही साथ सीखने के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें मटेरियल्स का हमें सिलेक्शन करना होगा कि जो एक बच्चे के हमें व्यवहारिक पक्ष को भी देखना है कि वह व्यवहारिक रूप में भी वो लागू हो, साथ में हमें एक बच्चे के सीखने के जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस से संबंधित कंटेंट हो, ठीक, और हमारा जो उद्देश्य हो उस उद्देश्य को जो फुलफिल कर रहा हो। तो इस प्रकार के हमें जो है विषय सामग्री का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है विषय सामग्री का जो हमें संगठन करना है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। तो ये चीज़ भी हमें करना होगा कि जो हमने विषय लिया है उस विषय का जो सिलेक्शन किया उसको हमें संगठित भी करना है। तो ऐसे विषय सामग्री को व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो उसके सीखने के मूल्यों को प्रमाणित या प्रभावित करता हो, ठीक। सीखने की आसानी के लिए सामग्री को जो है अनुक्रमित करना आवश्यक होता है। यह भी विषय संबंधी ज्ञान को आसान एवं सुगम बनाने के लिए कार्य करता है।
तो हमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमें ऑर्गेनाइज करना है। और अभी मैं आप बताया कि आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा कुछ किताबें पब्लिश की गई हैं जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दिया है। उसमें एक पुस्तक में जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आप उस पुस्तक को प्राप्त करके आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका 5वां जो चरण है सीखने के अनुभव का जो है चयन। तो हमें सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इसका भी हमें एक देखना है कि बच्चे के जो सीखने के अनुभव है उस अनुभव को भी हमें उसमें मेंशन करना है। तो सीखने के लिए जो रणनीतियाँ हैं, जो विधियाँ हैं, जो गतिविधियाँ हैं, इन सब का भी हमें चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के जो है मेथड्स और टेक्निक्स और आपके जो है पद्धति हैं, तो उनका भी हमें चुनाव करना चाहिए। क्योंकि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए अलग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए अलग है, इसी तरह से ऑटिज्म के लिए अलग है, उसका विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए अलग है। तो जो भी हम संबंधित बच्चे के लिए जो हमें पाठ्यक्रम बना रहे हैं उस पाठ्यक्रम के जो एक बच्चे के जो नीड है उस नीड के अनुसार जो भी हम ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए, तो उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो भी हम एक बच्चे के सीखने का जो अनुभव का जो चयन कर रहे हैं उसमें हमें जो है उसके अकॉर्डिंगली मेथड्स और टेक्निक्स, ये सारे मैगजीम्स वगैरह का भी हमें चुनाव करना है। साथ ही साथ हमें एक बालक के जो जीवन से संबंधित जो आवश्यक कौशल है उसको भी हमें विकास करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जो आपके एडियल एक्टिविटीज़ है, जैसे टॉयलेटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, तो ये सब चीज़ एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें इन सब क्रियाओं से संबंधित उसके पाठ्यक्रम में जो है नियोजन करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट का देखें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट उनके लिए बहुत ही जो है पिछड़ापन होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट भी हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन इन विषयों पर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि हम एक अपने समाज में इन सभी चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को स्थापित करते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो 6वां चरण है सीखने की गतिविधियों का जो है संगठन। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ एक्टिविटीज़ भी हमें जो हमने एक बच्चे के नीड को डायग्नोस किया, ऑब्जेक्टिव लिया है, जो हमने उसको कंटेंट का सिलेक्शन किया था, फिर हमने जो लर्निंग एक्सपीरियंस का जो चुनाव किया था, तो उसके अनुसार अब यह कह रहा है कि अब हमें लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी हमें क्या करना चाहिए, एक बच्चे के जो नीड है उसके अनुसार हमें जो है हमने ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया उसके अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ अनुभव और सामग्री को क्रमशः एक साथ लाया जाता है, परिणाम और योग्यता को केंद्र बनाकर शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। ठीक, जैसे अभी इसमें दिया है कि मानसिक बच्चों के लिए जो है सीखने की गतिविधियों को जो है व्यक्तिगत अनुभव एवं वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि जो एक बच्चे के जो नीड है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है तो उस बच्चे के लिए टॉयलेटिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, फिर उसके बाद बाथिंग, ये सब ग्रूमिंग, ये उन सभी उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तो हमें जो है इस के लिए ये सब ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक बालक के दैनिक जीवन जो है पूरा निर्भर करता है। तो इसको उसके जीवन से संबंधित करके हमें उसके लर्निंग एक्टिविटीज़, हमको इस प्रकार के ही एक्टिविटीज़ उसके करिकुलम में मेंशन करना चाहिए, जहाँ पर उसके जो है ग्रूमिंग का विकास हो सके, ड्रेसिंग का विकास हो के, टॉयलेटिंग का विकास हो सके। उसी तरह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी हमें इस तरीके करना चाहिए कि जहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ को हमें उसके करिकुलम में मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा स्पीच के लिए, उसी तरह से हियरिंग के लिए जो है हमें उसके करिकुलम में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को समाहित करना चाहिए।
उसके बाद हम 7वां चरण देखें तो इसमें कह रहा है कि फीडबैक एंड रिवीजन, मतलब प्रतिपुष्टि एवं पुनरावृत्ति। ये लास्ट चरण है, क्योंकि ज़रूरी है जब हम पाठ्यक्रम एक बच्चे को बनाएंगे तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, सामग्री, अनुभवों तथा गतिविधियों का संशोधन, मूल्यांकन एवं निरंतर आवश्यकताओं के परिणाम पर आधारित है। मानसिक मंद छात्रों के साथ चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया वाले बच्चे के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारण उपलब्धि की डिग्री पर जो है आधारित होगा। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि अगर हमें जो भी हम एक बच्चे के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए, वो पाठ्यक्रम उसके लिए प्रभावशाली है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, या उस पाठ्यक्रम से उसको लाभ हो रहा है कि नहीं, ये तब हमको मालूम चलेगा कि जब हम उसको जो है उस पर हम फीडबैक लेंगे या हम उसको रिवीजन करेंगे। तो हम ये चीज़ को देखना है। तो हमें यहाँ पर जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है वो पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको उसे इवोल्यूशन भी करना होगा और हमें उस पाठ्यक्रम पे हमें फीडबैक भी लेना पड़ेगा। तब हम जो है उसमें अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तित करना है एक्टिविटीज़ में, कंटेंट में, ऑब्जेक्टिव में, जो भी हमने पूर्व में जो स्टेप्स देखे हैं, जो आपके 6 स्टेप्स हैं, तो उसमें कहीं कुछ किसी प्रकार का अगर हमें संशोधन करना है तो ये 7वां जो स्टेप है ये हमें हेल्प करेगा बाकी के जो चरण में बदलाव करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपका ये डेवलपमेंट, आप करिकुलम के जो स्टेजेज है, अलग अलग पाठ्यक्रम विकास किए, आपके 7 चरण थे टेलर और टाबा के अनुसार। अब इसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। तो सबसे पहला जो पाठ्यक्रम के प्रकार है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम विषय को केंद्रित बना के एक बच्चे को हम जो है शिक्षा देते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विषय केंद्र पाठ्यक्रम में बालक को महत्व न देकर हम विषयों को महत्व दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, उसके सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देकर हम एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, वो सब्जेक्ट संबंधित जो है डेवलपमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। आपका नेक्स्ट है बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित में क्या है कि यहाँ पर हम एक बच्चे को केंद्रित बनाकर हमें जो है पाठ्यक्रम हम जो पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो है एक बच्चे के जो यहाँ पर जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है, जो उसके व्यक्तिगत अभिवृत्ति है, हाँ, उसके अनुसार जैसे बच्चे की जो रुचि है, रुझान है, योग्यता है, जो उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, अनुकूलन करना है, एडाप्टेशन करना है और उसके नीड को ध्यान में रख के हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है और उस पाठ्यक्रम को हमें बच्चे के साथ पढ़ाना है, शिक्षण करना है। ठीक, और ये हम सब जानते हैं कि अगर हम जब बाल केंद्रित चीज़ को जब हम केंद्रित करेंगे तो हम जानते हैं कि सभी बच्चे के लिए जो है जो उनके नीड है वो एक समान नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हम हर एक बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार के करिकुलम तैयार करेंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि हम एक बच्चे की जो रुचि है, जो उसको रुझान है, योग्यता है, उसको हम ध्यान में रखकर हम जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइरल जो एक करिकुलम है, यहाँ पर संकेंद्रीय जो पाठ्यक्रम है, तो केंद्रीय जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या है कि विषय विशेष को पाठ्यचर्या को केंद्र या सारधुरी माना जा सकता है और अन्य विषयों का अध्ययन इस विषय के पूरक कुंडली के रूप में किया जा सकता है। जिलर का भी यही जो है, जिलर के द्वारा जो ये बताया गया था, उसी तरह से महात्मा गांधी ने भी इसको बताया था कि मौलिक शिक्षा का जो है योजना में ग्रामीण जो शिल्प या धुरी या मौलिक जो विषय है उसको माना और अन्य विषयों के साथ उसको जोड़कर शिक्षा देने की बातें जो है किया था। उस प्रकार से अगर हम हॉरिजॉन्टल करिकुलम देखें तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक विषय के पाठ के विभिन्न पहलुओं के आपसी संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे गणित में गिनती हो गया, अंक हो गया, क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदी में देखें तो पहले गद्य है, काव्य है, व्याकरण रचना है। तो इस प्रकार से जो है आपसी संबंध के आधार पर हम पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो
और भी यहाँ पे उदाहरण दिया हो कि सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इतिहास हो गया, इन सब में भी इस प्रकार के जो हम शीर्षकों की जो है के बारे में परिचर्चा कर सकते हैं या एक क्रम बनाकर हम शिक्षा दे सकते हैं। उसी तरह से आपका वर्टिकल है, वर्टिकल बाह्य क्रम है। बाह्य क्रम में क्या रहा है कि आपसी संबंध पाठ्यक्रम में किसी विषय को अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित किया जाए, मतलब इसमें एक सब्जेक्ट के आधार पर दूसरे सब्जेक्ट को संबंधित करके हम जो है पाठ को पढ़ाते हैं, उसे ही हम वर्टिकल कहते हैं। जैसे अब सामाजिक विज्ञान को इतिहास के साथ संबंध स्थापित करके, जैसे को रिलेशन जैसे होता है ना, हर एक सब्जेक्ट का को रिलेशन होता है, तो हमें क्या करना है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करके हमें उसे शिक्षा देना है। तो इस प्रकार के जो हम पाठ्यक्रम बनाएंगे या इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण करके जो हम शिक्षा देंगे उसे हम जो है आपका वर्टिकल करिकुलम कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ये 5 प्रकार के पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम के प्रकार है जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देते। इसके अलावा और भी पाठ्यक्रम के प्रकार है, लेकिन आपके जो सिलेबस में इतना ही दिया है, तो इसलिए जो हम इस पर चर्चा किए हैं। तो थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें।